इन्वेस्ट करते हो, एवरीवन सेज कि सर की जो डेप्थ है ना नॉलेज का, वो यूट्यूब पे तो सर ओनली शोज 30% ऑफ व्हाट ही नोज। हाँ जो सर। सर की एक बात और है, सर डज नॉट लाइक टू स्पून फीड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं सेजल। हमें अच्छे से गाइड करेंगे कैसे इक्विटी रिसर्च में अपना करियर स्टार्ट करें, या फिर कैसे जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इक्विटी रिसर्च को फील्ड को जानने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए कि आखिर ये होता क्या है, तो उनका सारा कुछ बेसिक से नॉलेज अच्छे से वी विल एक्सप्लेन इन दिस होल पॉडकास्ट। हेलो सेजल, कैसे हो आप? हेलो अंशु, मैं तो ठीक हूँ। एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर एवरीथिंग विद यू एंड योर ऑडियंस। ओके, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं सेजल का कि सेजल क्या करते हैं। Okay, currently I am pursuing CFA level 1 and I am planning to give my exam next year. And along with that, I am also actively pursuing equity research and valuation side by side. So मैंने थोड़े टाइम पहले अप्रैल में मैंने पार्थ वर्मा सर का इक्विटी रिसर्च कोहर्ट ज्वाइन किया था, एंड इट वाज लाइक अ गेम चेंजिंग थिंग फॉर मी, लाइफ चेंजिंग थिंग जो मेरे साथ हैपन हुई थी उस टाइम पे। अभी हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली ये कोहर्ट है क्या। पार्थ वर्मा सर का जो इक्विटी रिसर्च का कोहर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में, बीट फाइनेंस स्टूडेंट, नॉन फाइनेंस, इवन नॉन फाइनेंस स्टूडेंट्स भी इसको ज्वाइन करते हैं। तो ये है क्या, और इसका बेसिक आप बताइए क्या। बेसिकली जो सर ने इस कोर्स को डिजाइन किया है, वो सर ने इस तरह से डिजाइन किया है कि आप किसी भी जगह पे हो करंटली, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग हो, चाहे आप करियर स्विच के लिए देखना चाह रहे हो, या फिर आप सीए स्टूडेंट ही क्यों ना हो, तो सर ने इस तरह के कोर्स में हर स्टूडेंट का ध्यान रखते हुए एक इस तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे स्टूडेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग थिंकिंग के साथ अपने करंटली अपने अगर अपने करियर में जॉब सीख कर रहा है, या फिर अपने पर्सनल इन्वेस्टिंग के लिए एक थोड़ा बूस्टअप चाहिए, तो उन सब का ध्यान रखते हुए सर ने उस कोर्स को प्रेजेंट किया स्टूडेंट। एंड ट्रस्ट मी, इट्स रियली अमेजिंग टू हैव दैट कोर्स। कि जिस लोगों से भी मेरी बात हुई है, चाहे वो सीए स्टूडेंट्स हों, चाहे वो अपना इक्विटी मार्केट्स में पर्सनली इन्वेस्ट करते हो, एवरीवन सेज कि सर की जो डेप्थ है ना नॉलेज का, वो यूट्यूब पे तो सर ओनली शोज 30% ऑफ व्हाट ही नोज। जो सर के पेड कोर्सेज हैं, लाइक उसमें सर पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में वन बाय वन चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, तो दैट्स व्हाई इट्स सो फेमस अमंग द स्टूडेंट्स। ओके, सो बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स, लाइक आपको क्या आइडिया था इक्विटी रिसर्च के बारे में, और आपने मतलब क्यों सोचा कि आपको ये करना चाहिए? Okay, while maybe 1 or 2 years back, when I used to like read and like equity research reports like big brokerage houses, मुझे लगता था यार ये लोग करते कैसे हैं, ये वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, और इनकी वैल्यूएशन इतनी डिफर कैसे करती है कि एक ने टारगेट प्राइस 100 का दिया है, एक ने 120 का दिया है। तो आई वॉज ऑलवेज अमेज्ड एंड वांटेड टू लर्न दैट। तो जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था, मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि सर ये बताएंगे इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट कैसे बनेगी। एंड टू माय अमेज, जब मैंने उसको धीरे धीरे सर के साथ लाइव क्लासेस अटेंड किया, ज्वाइन किया, तो मुझे समझ में आया इक्विटी रिसर्च इज नॉट जस्ट अबाउट लाइक राइटिंग रिपोर्ट, इट्स मोर। क्या दो तीन चीज़ें ऐसी जो होती हैं जो आपको लगता है कि ये रिपोर्ट बनाने में उससे भी काफ़ी काफ़ी डिफरेंट है, जो आप एनालाइज करते हो रिपोर्ट्स में, इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें ऐसे एनालाइज करते ओके, द फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है मैनेजमेंट एनालिसिस। कि मैनेजमेंट की क्वालिटी क्या है, वो किस तरह से उन्होंने पास्ट में काम किया है, फ्यूचर में वो देख रहे हैं कि रेवेन्यूज कैसे जनरेट करना है, अपनी सेल्स कैसे बढ़ानी है, या फिर वो सैलरी और कमीशन में मतलब कितना परसेंटेज और लोगों के कंपैरिजन में वो सैलरी या फिर कमीशन लेते हैं कंपनी से। तो ये सब मिक्सअप होके एक बहुत बड़ा ब्रॉडर व्यू देती है। एंड जो कि जो हमारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होती हैं, इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, उसमें हमें बहुत छोटा सा पार्ट लगता है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म थिंकिंग में देखेंगे, इट्स अ मेजरली बहुत बड़ा पार्ट है जो हम मिस करेंगे अगर हम उन सब चीजों को नेग्लेक्ट करेंगे। तो मेरे लिए मैनेजमेंट एनालिसिस इज द बिगेस्ट पार्ट। हो? ओके,
सो करेंटली जैसे आजकल के टाइम पे काफ़ी सारे टूल्स भी अवेलेबल हैं, लाइक क्लॉड हो गया कि वो सब कुछ करके खुद से दे देता है। एंड काफ़ी सारे एआई टूल्स भी अवेलेबल हैं, तो इन सब चीज़ों का हेल्प लेते हो आप, और कितना उस पर ट्रस्ट करते हो, या फिर आप ऑथेंटिक सोर्स जो होते हैं उनको सिर्फ डायरेक्टली जाके पढ़ते हो, या फिर ये एआई यूज़ करते हो? जो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ चैट जीपीटी, वो क्या है? आपका असिस्टेंट है। अगर आप अपने असिस्टेंट पे टोटली डिपेंड होके उससे सारा काम कराओगे, या फिर एग्जाम्पल सी आर्टिकल, तो सी आर्टिकल से अगर आप सारा काम करने के लिए उनको दे दोगे, ठीक है दे दो, वो देते ही हैं। बट इन एट द एंड आपको खुद से चेक करना पड़ेगा कि हमारे असिस्टेंट ने किस तरह का काम किया है, वेदर और नॉट उन्होंने ठीक से चीजों को देखा है, परखा है या नहीं देखा है। तो अगर आप एआई की हेल्प लेते हो, इट्स जस्ट योर असिस्टेंट, और आपको ये समझना पड़ेगा वो आपकी मेहनत को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे कॉन कॉल है, कॉन कॉल को मैंने डाउनलोड किया, देन आई गो टू चैट जीपीटी। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि आप इस कॉन कॉल को मुझे ब्रेक डाउन करके दो कॉन्वर्जेशनल फॉर्म में, कि मैनेजमेंट ने अगर एक लाइन बोली है तो उसको आप हल्का सा मुझे समरी बना के दे दो। तो वो बना देगा, मे बी गेस 50 या 100 वर्ड्स मिनिमम। 100 वर्ड्स में उसने मुझे दे दिया, तो आई रीड दैट, ओके। तो मैंने उसको पढ़ा, तो मुझे एक हल्का सा ओवरव्यू मिल गया कि मैनेजमेंट ने क्या बोला है। जैसे हम एक चैप्टर रीड करते हैं तो उससे पहले चैप्टर में कॉन्टेक्स्ट होता है, या फिर उसको बोल दो इंडेक्स होता है, तो वहां पे हम्म। हम पढ़ लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। उसी तरह से एआई को इस तरह से यूज करके देन आफ्टर दैट व्हाट आई डू इज कॉन कॉल को लाइन बाय लाइन। जैसे एक बार अगर आपको पता चल जाता है कि इस चैप्टर में ये है, तो आप एक ओवर आई मतलब एक ओवरव्यू लेते हो चीजों का। सो दैट्स व्हाट आई डू, कि उससे एक समरी पढ़ के समझ के देन आफ्टर दैट आप कॉन कॉल को रीड कर लो। एक क्विक आई व्यू ले लो कि उसमें क्या क्या है, और जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे आप उस लाइन को हाईलाइट कर सकते हो। आप उसको कहीं और सेव कर सकते हो कॉपी पेस्ट करके। फिर आप अपने एनालिसिस खुद करो, एआई पे टोटली डिपेंड ही नहीं होना। ड्यूरिंग द रिसर्च आपको मतलब कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स मिले हो कंपनी में, ये कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये रेड फ्लैग्स हैं कंपनी में? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कोई भी कंपनी सोचते हैं या हमें कोई कंपनी मिलती है, तो मोस्ट बेसिक टूल हमारा स्क्रीनर होता है। हम स्क्रीनर पे जाते हैं, उसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी कंपनी का ओवरव्यू लेते हैं कि कंपनी कर क्या रही है। कि अगर ये कंपनी फॉर एग्जांपल ट्रांसफॉर्मर्स बना रही है, तो ठीक है ये कंपनी ये कर रही है। तो फिर हम उसका थोड़ा सा सेक्टर का भी आप ओवरव्यू ले लीजिए कि कंपनी अगर ट्रांसफॉर्मर बना रही है तो फ्यूचर प्लान्स क्या है गवर्नमेंट के, या फिर कोई और स्कीम वगैरह तो नहीं आ रही है, या फिर उसका आगे और रिपोर्ट्स वगैरह में जो एनालिसिस निकलता है उसमें उस इंडस्ट्री का क्या ग्रोथ परसेंटेज दिया हुआ है, कहीं पे इंटरनेट पे आप सर्च कर लीजिए। वो तो बहुत बेसिक ओवरव्यू आपने ले लिया। उसके बाद आप जाइए प्रॉफिट एंड प्रॉफिट वाले पार्ट पे, कि उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है, वहां पे उनका कंसिस्टेंटली प्रॉफिट है या नहीं है। और फिर उसके बाद आप बैलेंस शीट पे जाइए। तो जब आप इन सब चीजों को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक माइंड में चीज क्लिक करते हैं सम टाइम्स, कि यार गट फीलिंग आती है जब आप बहुत ज्यादा एनालिसिस कर लेते हो या फिर बहुत ज्यादा पढ़ लेते हो इन सब। तो एक हल्का सा गट फीलिंग आता है कि समथिंग इज रॉन्ग विद दैट, कि एकदम से मतलब इसका ऑपरेटिंग मार्जिन इतना डिफरेंट कैसे हो गया। तो फिर आप उसको डिटेल में जानने के लिए एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो, या क्वार्टरली रिपोर्ट या अपडेट्स पढ़ते हो, या कॉन कॉल देखते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ओवरव्यू जरूरी है। उसके बाद आप डिटेल में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज है, वो है जो उसमें प्रमोटर का डिवीजन कितना है, उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसे कैसे अफेक्ट हो रहे हैं पास्ट ओवर। तो इन सबको देखते हुए हमारा एक अंदर से एक ओवरव्यू बनता है कि इस कंपनी में चल क्या रहा है इंटरनली। एंड सबसे मेन चीज, अगर आपको रेड फ्लैग डिटेक्ट करना है तो आप बस अ, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, इनको अकेले मत पढ़ो। लेट लेट टेक कॉन कॉल विद देम एज वेल। क्योंकि अगर आप कॉन कॉल के साथ उनको साइड बाय साइड लेके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया था, या फिर उन्होंने क्या गाइडेंस दिया था और एक्चुअल में क्या हो रहा है। हम्म। सो यू नीड टू हैव दैट ओवरव्यू, या फिर माइंड में एक प्लान बनाना होता है कि कंपनी में चल क्या रहा है। पार्थ वर्मा का सर का जो कोर्स है, तो वो कैसे डिज़ाइन है, मतलब किस टाइप से चलता है, और क्या उसमें प्रैक्टिकल लर्निंग्स होती हैं?
ओके। अगर मैं सर के कोर्स की बात करूँ तो सर पहले दिन से ही प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देते हैं हमारा एक्सपोजर। सो वो हमें बहुत ज्यादा चीजें बताते हैं कि आप इस रिपोर्ट को जाके पढ़िए या फिर इस केस स्टडी को पढ़िए कि मैनेजमेंट ने यहाँ पे कैसे क्या किया था। तो फिर सर ने जो बेसिकली जो कोर्स डिजाइन किया है वो इस वे में डिजाइन किया है कि पहले सर बेसिकली चीजें बताते हैं कि हमारा जो इक्विटी रिसर्च का चीजें हैं उसमें जो शुरुआत होती है वो हमारी शुरुआत होती है रीडिंग से। सर ने पूरे कोहर्ट में फोकस किया है रीडिंग पे। सर कुछ कुछ जो असाइनमेंट देते हैं वो सर पूरे कोहर्ट में बुक्स रिकमेंड करते हैं और खुद भी पढ़ पढ़ के हमें लाइव सेशन में बताते हैं। मार्केट टॉक्स तो सर की हर स्टूडेंट की हम्म। फेवरेट है कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो वो तो सर का वीकली बाजार टॉक भी बहुत अच्छा है, वो सबको देखना चाहिए। एंड सर ने फॉरेंसिक एनालिसिस कवर किया है, मैनेजमेंट एनालिसिस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कवर किया है। उसके बाद इस बार सर ने आईपीओ एनालिसिस भी कवर किया है। और बेसिकली सर के जो कोर्स में एक चीज और है, सर कीप्स ऑन अपडेटिंग थिंग्स। ये नहीं कि जो लास्ट कोहर्ट में थी मे बी इस कोहर्ट में अलग ही मिलेगी, क्योंकि सर का बिलीव ये है कि अगर हम चीजों को अपडेट करेंगे स्टूडेंट्स की लर्निंग इम्प्रूव होगी। जो अब आगे की जैसे पहले के कोर्सेज में आएंगे, जब मैंने बात की थी तो एआई का इंटीग्रेशन सर ने इतना नहीं पढ़ाया था। बट अब जो सर कराते हैं कोर्ट उसमें एआई का इंटीग्रेशन भी बताते हैं कि एआई को हम यूज कैसे कर सकते हैं फॉर आर इक्विटी रिसर्च रादर देन इट बीइंग आर एनिमी। हम उसको एक अच्छे से फ्रेंड की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जब मैं किसी कंपनी का आईपीओ देखता हूँ, सपोज करो किसी का देखा, तो सडनली वन टू जो लास्ट 2 इयर्स हो, लास्ट 3 इयर्स में देखें अगर, तो प्रॉफिट कुछ और रहता है। सडनली जिस ईयर में आईपीओ होना होता है उसका प्रॉफिट एकदम से सडनली 2x हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो ये कैसे होता है? ये तो एज यू नो अगर उनको आईपीओ लेके आना है तो आई एम टॉकिंग इन जनरल, तो मे बी मार्केट में ये बहुत कॉमन है कि अगर वो आईपीओ लेके आ रहे हैं तो थोड़ी सी मैनिपुलेशन एवरीवन डज, वो करते ही हैं। और पहले कंपनी एक प्राइवेट थी, अब वो पब्लिक जा रही है तो उसको काफी चीजों को सबको बताने ओपनली पब्लिक करना पड़ता है। तो अगर हमें किसी कंपनी का एनालिसिस करना है तो उसके आईपीओ के जब उसकी लिस्टिंग हुई है उसके बाद से ही करना चाहिए। उसके पहले अगर आप देखोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि हुआ क्या था, अब क्या हो रहा है और पहले क्या था। हम्म। आईपीओ के पहले का जो पब्लिक प्राइवेट लिस्टिंग वाली कंपनीज होती हैं, आई गेस कहना तो नहीं चाहिए बट मे बी उनमें ज्यादा चीजें चलती हैं जो दे डू नॉट वांट अस टू नो। और उसके उसके पहले वो थोड़ा प्राइस वगैरह इन्फ्लेट करने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं प्रॉफिट्स में। बट उसके लिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आईपीओ जो होते हैं वो एक बहुत बड़ी लॉटरी भी हो सकते हैं और एक बहुत बड़ा बहुत नेगेटिव भी जा सकता है हमारे पॉकेट्स के लिए। ओके। अब स्पेसिफिकली फॉर वर्किंग प्रोफेशनल कोई भी, जैसे सपोज सीए आर्टिकल्स भी मान लो, सीए आर्टिकल्स हो गए या फिर कोई भी ट्रेनी है या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, हाउ दे कैन मैनेज टू अलॉन्ग विद देयर वर्क की इक्विटी रिसर्च कोर्स भी कर लिया और ये सब चीज़ें पैरेलली चला सकते हैं? ऐसा हो सकता है क्या पॉसिबल? हो सकता है बट मे बी आपको ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि सर के जो कोर्स में सर स्टैटिक सेशंस भी देते हैं। उसमें क्या होता है कि सर ने जैसे आज उन्होंने लाइव क्लास लिया सर, अगर सर 20% लाइव क्लास ले रहे हैं तो सर 80% ऐसा चीजें देते हैं कोहर्ट में जो हमें खुद से ही अपनी एफर्ट से कंप्लीट करनी होती है। एंड ट्रस्ट मी इट कैन बी रिग्रेस, क्योंकि सर जो कंटेंट वहां डिलीवर करते हैं वो ऐसा नहीं है कि आपने रात में सॉरी दिन में शुरू किया एंड रात तक खत्म कर दिया। इट्स लाइक कि आपको देखना है, पूरा सेशन देखना है, अपनी थिंकिंग यूज करनी है, थोड़ी बहुत सर ने जो होमवर्क दिया है वो करना है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन देखना है। तो ये पूरा जो कोहर्ट है वो एक एकेडमिक नहीं है, वो एक पूरा प्रैक्टिकल है। तो इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल या फिर सीए आर्टिकल आपको टाइम लग सकता है ज्यादा। बट अगर आप बहुत ज्यादा डिटरमाइंड हो उसे करने के लिए तो यू कैन कंप्लीट इट। मे बी आपको 15-20 डेज ज्यादा लगे बट इट्स पॉसिबल टू कंप्लीट इट। मैंने बहुत लोगों से बात की है एंड दे आर मैनेजिंग इट प्रिटी वेल। आफ्टर द कंप्लीटिंग कोहर्ट कितना, मतलब एक नंबर्स है कोई ऐसा कि कितने लोगों को इंटर्नशिप या फिर ये सब चीज़ जॉब वगैरह ऑफर होती है, ऐसा कुछ होता है?
नो नो इट्स नॉट, क्योंकि सच बताऊं तो इस कोहर्ट में बहुत अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कोई एमबीए प्रोफेशनल है, कोई बीकॉम ग्रेजुएट है, कोई सीए आर्टिकल है, कोई सीए भी कर चुका है, ऐसे भी लोग आते हैं। कोई 50-50 साल का कोई इंसान है जो करियर स्विच के लिए आगे देख रहा है डायरेक्शंस। तो इस कोर्स से आप कोई सर गारंटी नहीं कर सकते कि आपको इतने परसेंटेज लोगों को जॉब ही लगेगी, बट यस सर एक हेल्पिंग हैंड जरूर देते हैं। जैसे कि सर का एक सर लास्ट में सेशन कंडक्ट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ टू राइट योर सीवी, या फिर इंटरव्यू में अपीयर कैसे करें। तो सर इसके थ्रू हमारी हेल्प बहुत ज्यादा कर सकते हैं इस वे में। अच्छा, बट आपको नॉलेज तो मिल ही जाता है इतना सारा एक यस और यस यस सेशन यस, में। नॉलेज मिल जाता है। बाकी अपने हाथ में है कि आप उस नॉलेज को लेने के बाद उसको आगे बढ़ाते हो या फिर उसको वहीं स्टेगनेंट करके छोड़ देते हो। क्योंकि आई हैव सीन मेनी पीपल जो बोलते हैं कि हमें तो बहुत आलस आता है, हमें पढ़ा नहीं जाता है, हमें कौन कॉल रीडिंग में मजा नहीं आता। और सर ने फर्स्ट डे ही बोला था, सर ने फर्स्ट डे क्लास में बोला था, ही वॉज लाइक कि मैं आपको एक सच बताता हूँ, आधे से ज्यादा लोग जो यहाँ पे बैठे हैं वो एंड के सेशन तक गायब हो जाएंगे। मतलब लाइव क्लास में जो आज अगर इतने लोग प्रेजेंट है तो एंड में गायब हो जाएंगे। हम्म। ठीक है, और सर ने भी बताया था ये आप जो कोर्स ले रहे हो, या तो ये आपकी एंड में थिंकिंग एकदम बदल देगा, या फिर आप इस कोर्स को ही मतलब इस फील्ड को ही स्विच कर दोगे। क्योंकि सर ने एक बहुत ज्यादा इंट्रो दिया है हमें इक्विटी रिसर्च की फील्ड का, कि अगर आप इस फील्ड को चुनते हो, अगर आप इसमें आगे बढ़ते हो, तो आपको इतना रिग्रेस एफर्ट्स लगाना ही पड़ेगा। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में शुरू किया, पूरा उन्होंने एक एक महीना क्लास देखी, उसके बाद उन्होंने मिड में आके छोड़ दिया, या उन्होंने उन्हें लगा कि नहीं ये चीज हमारे लिए नहीं है। तो ऐसा होता है लोगों के साथ। Okay. अगर जैसे कोई सीए में है, किसी भी लेवल पे, सपोज उसको 3 to 4 अटेम्प्ट्स लग गए हैं एंड वो कुछ और अपॉर्चुनिटीज देख रहा चाहता है फाइनेंस की फील्ड में, तो उसको आप क्या सजेस्ट करोगे? ओके, अगर कोई सीए है उसे अटेम्प्ट लग गए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उसको अपना इंटरेस्ट जानना चाहिए हम्म। कि उसको आगे फाइनेंस परस्यू करना भी है या नहीं करना है। उसको मजा आता है स्टॉक मार्केट के बारे में रिसर्च करके, या फिर पढ़ के, या फिर पैसा कैसे बनता है स्टॉक मार्केट में, ये सब जान के। अगर उसको आता है तो डेफिनेटली करियर स्विच के लिए उसको फाइनेंस में एंट्री लेने के लिए सबसे पहले अ, सर का कोर्स अगर लेना है तो लीजिए, या फिर आप सर की यूट्यूब की वीडियोस भी देख सकते हैं, आप उससे स्टार्ट कीजिए। और एनआईएसएम के कुछ कोर्सेज हैं, जैसे एनआईएसएम 15 हुआ या फिर 8 हुआ, आप उससे ट्राई कर सकते हैं। उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी स्टार्टिंग में। इक्विटी रिसर्च हुआ या इक्विटी रिसर्च वाला जो एनआईएसएम है, एंड इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स वाला एनआईएसएम है, म्यूचुअल फंड वाला है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। आपको एक बहुत बेसिक समझ में आ जाएगा कि इफ दिस इज फॉर यू और नॉट। एंड सर का जो 100 डेज का चैलेंज है, आप सर के चैलेंज के साथ अगर नहीं करना चाहते, यू कैन राइट ऑन योर ओन। लाइक आप लिंक, जैसे मैं लिंक्डइन पे रेगुलरली आजकल लिखना मैंने स्टार्ट किया है, सो यू कैन राइट अबाउट फाइनेंस या फिर स्टॉक्स जो आपको बहुत अच्छे लगे। आप उस पे लिखिए, आपको समझ में आएगा कि आपसे रिसर्च होती है नहीं होती, आपसे हम्म। आइडियाज जनरेट हो पाते हैं नहीं हो पाते। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट। Okay. जो एक इक्विटी रिसर्च की रिपोर्ट होती है, तो उसको बनाने का पूरा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या रहता है, कैसे आप उसको बनाते हैं एंड तक? इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट के लिए हाँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अगर अगर मान लीजिए आपने कोई एक कंपनी डिसाइड की है, फॉर एग्जांपल यू टुक टाइटन। हम्म। सो व्हाट यू विल स्टार्ट विथ कि आपको पहले एक इंडस्ट्री का ओवरव्यू लेना है। तो इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट की स्टार्टिंग में सेक्टर ओवरव्यू, इंडस्ट्रियल ओवरव्यू वो कीजिए। आप रिपोर्ट बनाने पे मत जाइए, आप पहले अपना एक्सेल शीट पे जाके बहुत बेसिक बेसिक छोटे छोटे पॉइंटर्स में आप लिख सकते हो कि आपने ये अपने ही रिसर्च किया और ये पढ़ा। तो यू कैन डू दैट। उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट विथ पीयर्स। आप पीयर्स देखिए कि उस इंडस्ट्री में या उस फील्ड में कौन कौन से और लोग भी मौजूद हैं, आप उसकी रिसर्च कीजिए। और पीयर्स में भी आपको ये देखना है कि जैसे टाइटन है, टाइटन में काफी सारे बिजनेसेस आते हैं, हम्म। बट उसका मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ज्वेलरी सेक्टर, हम्म। ज्वेलरी बिजनेस। सो हमें
टाइटन का जो पियर है वो हमें ज्वेलरी से ही लेना है, जैसे टाइटन का पियर हुआ कल्याण। सो दैट वे आपको आइडेंटिफाई करना होगा, वो आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल होगा। अगर उसकी डीआरएचपी है, वो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, आपको डीआरएचपी से मिल जाएगा। और नहीं तो आपको और लोगों की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होती हैं, उस पर आपको मिल जाएगा कि पियर उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया हुआ है। आप पहले उनको एक्सेल पे लिख लीजिए, उसके बाद आप जाइए 5 से 6 साल पुरानी कॉन कॉल रीडिंग पे। 5 से 6 साल पुरानी कॉल कॉल रीडिंग को पहले से शुरुआत कीजिए, फर्स्ट से, लाइक उल्टे से शुरुआत कीजिए। मान लीजिए 2020 से आपने स्टार्ट किया, और तब से लेके आप अब तक 25-26 तक की आप पढ़ लीजिए कॉन कॉल्स जो जो भी हुई है। उसमें आपको पहले आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसमें वो बात क्या कर रहे हैं। कुछ कुछ ऐसी टर्म्स आएंगी जो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएंगी, आपको देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, चैट जीपीटी भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो आप लीजिए, हेल्प लीजिए उसकी। फिर आप उसको वही अपने रफ एक्सेल पे लिखते जाइए कि आपने उस कॉन कॉल में ये पढ़ा था, तो आप लिखिए उसको अच्छे से। एंड बेसिकली आपको कॉन कॉल रीडिंग के बाद ही कंपनी के बारे में 60-70% समझ में आ जाएगा। बाकी का जो 30% है वो आप एनुअल रिपोर्ट्स पढ़िए, MD&A सेक्शन पढ़िए, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पढ़िए आप अच्छे से कि उसमें मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया था, क्या उन्होंने बोला था अपने एनुअल रिपोर्ट में, कि फ्यूचर वो कैसे देखते हैं, प्रेजेंट वो कैसे रहा है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़िए। तो आपको उस सब फ्रेमवर्क को पहले एक रफली एक जगह पे लिखना है, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे एनुअल को रिसर्च रिपोर्ट को फ्रेम करना। क्या आप रिकमेंड करोगी, मतलब जो भी फाइनल व्यू क्या है आपके कोर्स के बारे में? कोर्स के बारे में यही व्यू है कि अगर आप मेहनत कर सकते हो, डिटरमाइंड हो, आप करना चाहते हो, तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट। और हाँ, सर की एक बात और है, सर डज नॉट लाइक टू स्पून फीड। ओके, सब सर आपको ही एक करना बस, है। हाँ सर बस एक हेल्पिंग हैंड है, आपको इस चीज को माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि सर बस एक मेंटोर है, वो एक बस हेल्पिंग हैंड है। ही इज देयर टू गाइड यू, चलना आपको ही पड़ेगा। अगर सर आपको यूट्यूब की वीडियोस के थ्रू, या सर के जो फ्री कोर्सेज पड़े हैं यूट्यूब पे, या फिर इक्विटी रिसर्च कोहर्ट के थ्रू आपको गाइड करते हैं, तो वो बस 20% है। हम्म, 80% जो एफर्ट्स हैं वो आपकी साइड से ही लगेंगे, आपको ही करना पड़ेगा। ओके। कोई ऐसी बुक्स हैं जो सर ने रिकमेंड करी हो इन द कोर्स दैट यू वांट टू शेयर? ओके, सर ने एक जो बुक रिकमेंड करी है, फाइनेंशियल शेनिंगन्स, वो काफी अच्छी बुक है। मतलब अकाउंटिंग मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड्स, सारी उसमें हिस्टोरिकल चीजें लिखी हुई हैं कि कैसे कैसे इस टाइम पे ये फ्रॉड्स हुए थे या क्या हुआ था। बहुत डिटेल में अच्छी बुक है वो, एवरीवन शुड रीड दैट इफ यू आर विलिंग टू गो इनटू दिस फील्ड। एट लास्ट, जैसे आपको भी बहुत सारे लिंक्डइन पे मैसेजेस आते होंगे लोगों के, तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस को आप एड्रेस करना चाहो जो आपको आते हैं? कॉमन क्वेश्चन यही होते हैं कि लाइक मैं जैसे लिंक्डइन पे लिखती हूँ, तो लोग यही पूछते हैं कि आपने लिखना कैसे शुरू किया, मतलब हाउ कैन वी स्टार्ट राइटिंग इनटू दिस फाइनेंस फील्ड। सो जब मैंने सर का 100 डेज चैलेंज ज्वाइन किया था, तो सर ने फर्स्ट वीक में हमें स्कैम्स के बारे में ओवरव्यू दिया था। सर ने स्कैम्स के बारे में पूरा लिस्ट दिया था कि आप इन इनको स्टार्ट कर सकते हो लिखना। वीक 2 में सर ने दिया था इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में, या फिर वर्ड्स के बारे में, जीडीपी क्या होता है, बहुत सिंपल। तो आप धीरे धीरे जब आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, पहले आपने स्कैम समझा, पहले आपने अपने दिमाग को एक्टिवेट किया कि दुनिया में हो क्या रहा है, फिर आपने उन चीजों में डीप डाइव करते हुए जीडीपी वगैरह समझा और इन्फ्लेशन समझा कि ये होते क्या है। तो इस तरह से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी फाइनेंस पे। इफ यू आर थिंकिंग कि आप डे वन से ही कंपनी का एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर डे वन से ही आपको सब आ जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। तो वही जो चीज थी वो मुझे वहीं से समझ में आई थी, 100 डेज चैलेंज से, कि देयर आर मेनी थिंग्स जिनको आपको इनिशियली धीरे धीरे लेके चलना पड़ेगा, तभी वो आगे जाके कनेक्ट करके एक बहुत अच्छी आपकी लिखने की कैपेबिलिटीज इंप्रूव होती हैं, सोचने की इंप्रूव होती है, तो ओवरऑल तभी इंप्रूव हो पाती है। ओके, सो मतलब आपको चीज़ों की रीड करना है, वहाँ से अंडरस्टैंडिंग लेनी है, देन फिर आपको अपना जो उस पे ओवरव्यू है वो लिखना है, ऐसे करके चीज़ें चल। ओके। यस। आपने CFA लेवल 1 क्यों दिया, मतलब उसके पीछे क्या रीजन था? CFA level 1 is the core finance, all about core finance.
अगर आपको फाइनेंस की फील्ड में जाना है तो सीएफए से अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, जो आपको एक डीप डाइव नॉलेज दे सकता है, प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकता है फाइनेंस की। इंडिया में और कोई कोर्स है भी नहीं, तो सीएफए इंटरनेशनल कोर्स इट्स। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस सब चीज़ों से, एक ओवरव्यू मिला कि बेसिकली कैसे एक कोर्स को ज्वाइन करके आप कितनी चीज़ें समझ सकते हो, और मेनली आपको अपने एफर्ट करने होते हैं जो भी है, पर यस यस। आपको गाइडेंस के लिए तो कोई ना कोई ज़रूर लगता है, क्योंकि आप खुद की गलतियों से कितनी बार गलतियां करोगे, आप किसी और की गलतियों से सीखो तो दैट विल बी द स्मार्टर मूव। एक फ्रेमवर्क मिल जाता है बस। हम्म। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके ओके, थैंक यू अंशु।